तो दोस्तों ट्यूटर 360 में आपका स्वागत है। आज हम अपना लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्लास +2 की केमिस्ट्री हम कर रहे हैं। पिछली बार हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे कि कौन कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। ग्रुप 15 हम कर रहे थे जिसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं फिलहाल हम। और अब जो हम पढ़ रहे हैं है ना, दैट इज व्हाट रिएक्टिविटी पढ़ने वाली है। पहली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हीं पी ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी देखते हैं अलोंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला हम जानते हैं फर्स्ट, दैट इज व्हाट हाइड्राइड्स। ये जो पी ब्लॉक है, हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, पूरा एक लेक्चर इसमें लगने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब की बार वैसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन वाला, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अब की बार सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये हाइड्राइड्स वाला बनता है। तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, मैं पहले लिख देता हूं, वो है क्या क्या है ना। हमें पता था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ। इसकी निमोनिक्स बताई थी, नालायक पढ़ ऐसे सद्बुद्धि भी मिलेगी। यहाँ पे माइक्रोवोनियम आता है जो लास्ट एलिमेंट होता है, जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो अब हमें हाइड्राइड्स पढ़ने हैं। जितने भी एलिमेंट है, मैं फिलहाल बोल रहा हूँ ये ई है ना। ई मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास फिलहाल के लिए प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे हाइड्राइड्स में एक ही फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो है EX3। मेजर जो कंपाउंड मिलेंगे वो EX3 के मिलेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होंगे जो E2X4 के बनेंगे, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो EX3 बनेंगे। EX3 के अंदर ये E3X है ना। EX3 के अंदर जितने भी हमारे पास 5 तरीके के एलिमेंट है इस नाइट्रोजन फैमिली में, 5 के 5 इसी फॉर्मूले से जाने जाएंगे। दैट इज व्हाट NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। मतलब किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। आप जानते भी हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले लेक्चर के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने समझा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने समझा था कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी काम करते हैं, है ना। -3 जो कि ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू -2 एंड -1। E2X4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक ही कंपाउंड बनाते हैं। दैट इज व्हाट N2H4, दिस इज P2H4 एंड दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज फॉस्फाजीन, है ना। दिस इज आर्सेनाजीन, AS2H4। और E3X के जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ही बनाएगा। दैट इज N3H, जिसे हम नाइट्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट हाइड्रोजोइक एसिड। 3 तरीके के कंपाउंड बनाने वाला है हमारे पास ये हाइड्राइड ऑफ दिस 15 ग्रुप। दिस इज EX3, E2X4 एंड E3X। हम ये जितने भी करने वाले हैं अब ये कंपाउंड, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि ये बने कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुई इनकी। तो सबसे पहली जो फॉर्मेशन थी इनकी बनने की, वो थी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब उसको पानी में डाल दिया जाएगा या फिर HCl में। अब हाइड्रोलिसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसे कंपाउंड लेने वाले हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 ही होगी, क्योंकि ये भी -3 ही है। तो जनरल हमारे पास जब हमने केमिकल एक्टिविटी पढ़ी थी तो वहां पर भी मैंने -3 के कुछ एग्जांपल लिखे थे। उन्हीं एग्जांपल की मदद से हम इसमें आगे हाइड्रोलिसिस का करने वाले हैं। दैट इज 1। सबसे पहले मैं ये डाल सकता हूं Mg3N2, है ना। फिर मैं डाल सकता हूं Ca3P2, फिर मैं डाल सकता हूं Zn3AS2, फिर मैं डाल सकता हूं Mg3Sb2, एक और डाल सकता हूं Mg3Bi2। ये जो है हमारे पास कुछ कंपाउंड है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि मैं वाटर डाल दूं, या फिर मैं HCl भी डाल सकता हूं। मैं HCl के भी एग्जांपल ले लूं। ऊपर वाले में भी HCl डाल सकता हूं, नीचे वाले में भी हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं, है ना। जनरली मैं इनकी हाइड्रोलिसिस वाटर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा सोलुबल होते हैं, ये कम सोलुबल होते हैं। वो हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, तो एक एलिमेंट निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। बाकी जो बचा वो NH3 जो हमें निकालना ही है। इसकी फॉर्मेशन हम सीख रहे हैं, तो ये बन चुका है। इसकी फॉर्मेशन में CaOH2 प्लस PH3 यहां ऐसे ही, यहां से ASH3 आने वाला है। जो बचेगा वो बचेगा ZnCl2। यहां पे MgCl2 निकलने वाला है और SbH3 बाहर आ जाएगा। यहां पे MgCl2 अगेन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज BiH3।
तो हमारे पास ये तीनों वो सारे के सारे एलिमेंट जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है हाइड्राइड का वो EX3 है, वो सारे के सारे फॉर्म हो चुके हैं। एक ये मेथड है हाइड्रोलिसिस का, अगर आप चाहो तो इसे बैलेंस कर सकते हो, है ना। बैलेंस करने के लिए इसको 6 लगा दो, नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे 2 2 सभी में सेम ही बनेगा, ये 3 हो जाएगा Mg, क्योंकि यहां पे 3 था। तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, सारे के सारे ये जो स्टेटमेंट है वो बीजी है, इजी कंप्लीशन में आ सकती है ना। अगर आपको दे दिया जाए कि कंप्लीट द रिएक्शन की यहां पे क्या बनने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कुछ ऐसे हाइड्राइड्स बनने वाले हैं ग्रुप 15 के। आगे चलते हैं, हाइड्रोलिसिस से तो हमें ये फॉर्मेशन हो रही है, एक और तरीके से मैं इसकी फॉर्मेशन कर सकता हूं, वो जो मेथड है उसका नाम है ट्राइक्लोराइड से, ट्राइक्लोराइड। यही जो एलिमेंट है अगर उनके ट्राइक्लोराइड मैं उठा लूं, मतलब ECl3 फॉर एग्जांपल, ECl3, ई में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अगर उस ElCl3 की रिडक्शन करवा दूं तो हमारे पास यही एलिमेंट दोबारा हमें मिल जाएंगे। मतलब क्या करने वाला हूं, इनके रिडक्शन करवाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज करो मैं यही लिख रहा हूं NCl3, NCl3 की रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ने वाली है, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे मैं ले रहा हूं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज लिथियम। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनसे बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको जरूर साथ के साथ ही पढ़ते रहा करो। NCl3 और ये LiAlH4 जब मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूं, मतलब रिड्यूस करवाने वाला हूं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, एक मिलने वाला है LiCl, दूसरा मुझे मिलने वाला है AlCl3, और तीसरा मुझे मिलने वाला है जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज NCl3, NH3 सॉरी, है ना। तो अगर यहां पे NCl3 है तो NH3 मिलेगा, अगर PCl3 होता तो PH3 मिलेगा। इस तरीके से ट्राइक्लोराइड से भी आप अपना काम कर सकते हो इन हाइड्राइड्स को बनाने का। अब देखिए ये जो हाइड्राइड्स यहां पर बने हैं, है ना, वो NH3 भी हो सकता है, वो PH3 भी हो सकता है, ASH3, SBBH3 एंड दिस BiH3। ये जितने भी हाइड्राइड बेटा हमारे पास बन रहे हैं वो सारे के सारे हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होने वाला, वो कैसा होने वाला है, पिरामिडल होने वाला है। अगर मैं स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन इन हाइड्राइड्स की दूं जो हमारे पास बनी है EH3 की, तो सपोज करो ये N है, N का H, इसका H, इसका H, यहां पे एक लोन, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर आ चुका है ना। वैसे क्या होता है, अगर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वहां पर हमें शेप टेट्राहेड्रल देखने को मिलती है, sp4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन एक p ऑर्बिटल के अंदर ये लोन पेयर है, और हम अपनी थ्योरी से पढ़ते हैं, वसीपर थ्योरी से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से पढ़ते हैं कि हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन करवाने लग जाएंगे। वैसे जो नॉर्मल हमारे पास अगर मैं टेट्राहेड्रल का ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन कर चुके हैं, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कर चुके हैं। शॉर्ट्स के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं ये सब छोटी मोटी जो चीजें होती है, बेसिक्स होते हैं, तो चैनल के शॉर्ट्स जरूर देखते रहा करो ताकि हमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो एक्यूरेट सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे फिट हो जाए कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट में उसे लगा सकें। तो वैसे जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, तो ये जो रिपल्शन है वो रिपल्शन कर देगा, इसका जो एंगल है वो कम हो जाएगा। अब वो एंगल 109 डिग्री या 28 मिनट्स नहीं रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है, NHH, दिस इज H, दिस इज लोन पेयर। अब वो जो एंगल है बन चुका है 107 डिग्री एंड 28 मिनट। कोई आपसे 8 मिनट्स कोई आपसे पूछ ले कि एंगल क्यों रिड्यूस हुआ, ड्यू टू द रिपल्शंस, है ना, बिटवीन द लोन पेयर एंड बिटवीन द बॉन्ड पेयर। एक और कंट्रास्ट की बात इसमें सोचने वाली है। चलो यहां पर तो ये NH3 बन गया, इसका जो एंगल था वो था 107 डिग्री। अगर मैं दोबारा दूसरा कोई कुछ उठाऊं तो सपोज करो वो P है, PH, दिस इज लोन पेयर, है ना। देखो ये नाइट्रोजन था, इसका थोड़ा सा जो साइज है वो छोटा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे वो कहीं यहां पड़े होंगे, आसपास पड़े होंगे, तो इनके अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर पड़े होंगे, तो रिपल्शन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम होने की वजह से जो हमारे पास एंगल होगा वो इससे भी थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि यहां पर रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा है, यहां पर रिपल्शन नहीं है, है ना। तो इस वजह से भी जो एंगल है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये 107 है, यहां पर ये 103 देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे जो ये एंगल है, अगर मैं AS के लिए लूं फिर ASH3, उसके लिए एंगल और कम हो जाएगा, 90 के आसपास पहुंच जाएगा। तो हमारा जो एंगल है वो फर्दर डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर मैं एक
ऑर्डर लिखूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ चुका हो। पॉइंट क्या है कि हमारे पास अगर ये नाइट्रोजन है, यहां पर इस नाइट्रोजन के अंदर जो साइज छोटा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचना, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने अपने पास खींच लिया तो ज्यादा रिपल्शन दे देगा, पास पास है, इनका साइज बड़ा हो चुका है। ये दोनों जो पॉइंट है वो दूर है। ऐसा भी एक पॉइंट बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, लेकिन ये जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने पास खींच लेता है। AsH3 और ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी कम है, मतलब हाइड्रोजन ही खींच लेगा तो जो हमारे पास एंगल है वो और भी कम होने वाला है। मैं अगर ऑर्डर लिखूं इसका, पेपर में ऑर्डर भी आएगा, एंगल का ऑर्डर लिख दो तो आप ऑर्डर लिख सकते हो क्या, NH3 में जो एंगल है वो थोड़ा ज्यादा होगा, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो एंगल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ट्राई हैलाइड से हम ये ऐसा कर रहे हैं। फॉर्मेशन हमने किसकी की, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन की, और हाइड्राइड की जो फॉर्मेशन की है फिलहाल हम उसमें क्या जान चुके हैं, एंगल की सेपरेशन जो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि साइज हमारे एलिमेंट का बड़ा होता जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, वो अपने पास नहीं खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है तो दूर फेंक रहा है, रिपल्शन थोड़ी सी कम है। चलिए आगे, ये हमने फॉर्मेशन सीख ली है इसकी, ट्राइक्लोराइड से और हाइड्रोलिसिस से, दो ही तरीके की हमें फॉर्मेशन करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो हमें करना है वो क्या है, प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ ली हैं। अब प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ने वाली है कि स्ट्रक्चरल हमने देख लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी पढ़ने वाले हैं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होगी वो सबसे पहली क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड से गैस में चेंज करना किस टेम्परेचर पर वो हो रहा है, इंस्टेंट, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बोला, देखो अगर मैं यहां पे ऑर्डर दोबारा लिख देता हूं, हम सिर्फ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। तो दोस्तों देखो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होना क्या चाहिए, हमारी थॉट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और बड़ा है, मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा ट्रेंड शो नहीं करता है ना। NH3 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले NH3 की बात करते हैं। NH3 के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत छोटा होता है ना, NH3 का साइज उतना ही छोटा है। तो अगर ये साइज ही छोटा है तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप की बॉन्डिंग करने लग जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने कर लिया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन PH3 का साइज इंक्रीज हो चुका है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये इसके पास जितने भी PH3 के मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होने वाला है। फैक्टर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग होगा। कोवलेंट बॉन्डिंग कैसी, जो P और H के बीच में है ना। और S यहां पर क्या है, PH बॉन्ड है, यहां पर क्या है, ASH बॉन्ड है, यहां पर क्या है, SBH बॉन्ड है, यहां पर क्या है, BiH बॉन्ड है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जा रही है, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा है साइज में। अगर बढ़ रहा है तो वो इजीली ब्रेक होने वाला है ना। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन हो क्या, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो है हाँ डिक्रीज होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में इसका मास बढ़ रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन कोवलेंट बॉन्डिंग। अगर ये कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो रही है तो उसको तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतना ही एनर्जी लगने वाली है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जो इसका ग्राफ होगा वो किस प्रकार होगा, सबसे पहले सपोज करो कि मैं बॉइलिंग पॉइंट की यहां बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये हमारे पास सबसे पहले NH3 का था, है ना, मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज होते होते सपोज करो ये यहां आ चुका है, किसका है ये PH3 का है। उसके बाद जो अगला होगा ASH3 का वो यहां आएगा, ASH3। लेकिन अब ध्यान दो कि अब जब मैं फर्दर SBH3 और BiH3 पे जा रहा हूं तो हमारा जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है, ये जो कोवलेंट, वो मेजर फैक्टर प्ले करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर होगा कि मतलब NH3 से भी ज्यादा है हमारे पास, अगर ये SBH3 है, ये BiH3 है,
तो इन दोनों हाइड्राइड्स का BiH3 का और SbH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस NH3 से भी ज्यादा है। अगर मैं ऑर्डर बनाने पे आ गया तो मैं क्या कहूंगा, सबसे ज्यादा तो BiH3 का है, उससे ज्यादा SbH3 का है, उससे ज्यादा NH3 का है, उससे ज्यादा ASH3 का है, और उससे ज्यादा किसका है, PH3 का। तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती तो इंक्रीज हो रहा है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है। कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, इतनी नीचे जाती है, इतनी कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है कि वो बॉइलिंग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फैक्टर है उसे कैंसिल आउट ही कर देती है ना, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहां कहीं ना कहीं ना मास का फैक्टर भी रहता है। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा, साइज ये होगा, ग्राफ ये होगा, आप ये पढ़ सकते हैं, है ना। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ चला जाऊं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में आना है ना, सॉलिड से लिक्विड में आएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करेंगे, है ना। अगर मैंने बोल दिया नीचे जाते हुए कोवलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा मेल्टिंग पॉइंट। NH3 के लिए जो कार्यक्रम है वो सेम रहेगा, बाकी सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अब क्या फैक्टर रहेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग का। NH3 का ग्राफ बनाऊं, NH3 का अगर यहां है, PH3 का यहां है, तो बाकी से कम ही होंगे, बाकी तीन भी यहीं पे होने वाले हैं, ये SB, ये AS, ये SB और ये BI, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा इस PH3 का, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही रीजन है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, हर बार सेम रीजन रहेगा, वो क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है डिक्रीज, ड्यू टू एक्सेस कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अगर इसका ऑर्डर लिखने पे मैं आ जाऊं तो क्या लिखने वाला हूं, सबसे ज्यादा NH3, फिर BiH3, फिर SbH3, फिर ASH3 और फिर PH3। इंपॉर्टेंट अगेन, ये दो रिलेशन जो हमने पढ़े हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। वैसे भी आपका MCQ हो रहा है, MCQ में तो वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मिक्सअप पूछा जाता है, तो आपको हर एक पॉइंट को बड़ा डीप समझना है ना। दो प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं जिसको बोलते हैं सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर भी मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास सिर्फ NH3 सोलुबल होता है, बाकी के PH3, ASH3 वो सोलुबल ही नहीं होते हैं क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता रहता है ना। तो सोलुबिलिटी की जब भी बात करूंगा तो आप बोलोगे कि NH3 इज ओनली सोलुबल, बाकी कोई भी सोलुबल नहीं होंगे। बाकियों के बॉन्ड जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो क्या है, सबसे ज्यादा सोलुबल है। आगे चलते हैं चौथे फैक्टर पे। चौथा जो फैक्टर है दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, मतलब कि अगर इसको मैं कहीं रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं तो इन एलिमेंट्स के साथ, इन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होने वाला है ना, क्या होगा इन थर्मल के साथ। आप खुद एक बात सोचो, अगर नीचे जाता जा रहा हूं साइज बड़ा होता जा रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, मतलब BI अगर यहां है इसका साइज बड़ा है ना, हाइड्रोजन कहां यहां है ना, ये जो बॉन्ड है वो वीक है, दिस इज अ वीक बॉन्ड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं, है ना। ये वीक बॉन्ड इसलिए भी है क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज इसके पास कम है, ये इसको होल्ड करके नहीं रख सकता, इजिली जाने देगा, तोड़ देगा। अगर ये टूट गया, BiH3 का बॉन्ड ही टूट गया, तो आप जान सकते हो कि BiH3 तीन बॉन्ड थे तो वो तो और इजीली टूट जाएंगे। अगर वो और इजीली टूट गए तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप थर्मल स्टेबिलिटी की जो रिलेशन है वो कैसे लिख सकते हैं, NH3 इज वेरी थर्मली स्टेबल, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3 एंड देन BiH3। BiH3 तो इतना अनस्टेबल है, अगर इसको छोड़ दो तो कुछ ही घंटों में ये खत्म हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं लैब में। अब चाइना डिश पे डाल लो BiH3 खत्म थोड़ी देर के बाद, है ना। क्यों, थर्मल स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। BiH के जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये इतने बड़े बड़े हैं कि ये टूट जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा फैक्टर हमने पढ़ा है ये थर्मल स्टेबिलिटी का। पांचवा फैक्टर हम पढ़ते हैं बेसिसिटी। क्या होता है बेसिसिटी? बेसिसिटी को दो फैक्टर से पढ़ सकता हूं मैं,
है ना। जब बेसिसिटी की बात करते हैं, एक हम पढ़ते हैं, अगर HSAB कॉन्सेप्ट की बात करें, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करें, तो हम वहां पे देखते हैं अगर लोन पेयर डोनेट हो रहा है, लोन पेयर डोनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अगर लोन पेयर डोनेट हो गया तो बेसिक ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर मैं ये भी बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर भी क्या होगा, अगर कोई हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी क्या होगा, बेसिक होगा। ये दो फैक्टर हम पढ़ते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे ये फैक्टर हो रहे हैं। ASH3, NH3, SbH3, BiH3, इन पांचों मोलिक्यूल हाइड्राइड्स के अंदर 15 फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के जब हम देख रहे हैं, है ना, तो लोन पेयर के अंदर आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था भाई, नाइट्रोजन का तो लोन पेयर, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो इसका ना कहीं लोकलाइज होता है, ये है ना, यहां पढ़ा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता चला जाता है, मैं BiH3 पे चला जाऊं, BiH3, तो साइज इसका इतना बड़ा है कि ये जो लोन पेयर है ये ओवरऑल स्प्रेड कर जाता है। ओवरऑल स्प्रेड कर जाता है तो ये लोन पेयर को देना पसंद नहीं करता। लोन पेयर को देना पसंद नहीं करेगा तो हमारे पास इसका ये क्या होगा, लेस बेसिक होगा। ये क्या होगा, लेस बेसिक, लेस बेसिक। ये जो अपने लोन पेयर को इजीली दे देगा, इजीली चला जाएगा। अगर इसने इजीली दे दिया इस लोन पेयर को तो हम इसको क्या कहने वाले हैं, मोर बेसिक, मोर बेसिक। तो बेसिसिटी डिक्रीज, बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, NH3, PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। आगे इस बात को एक और बात समझने की है, जब मैं हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर की बात कर रहा हूं, है ना। अब मैंने बोला Bi है, Bi और H का जो बॉन्ड है वो वीक है, टूट जाएगा। अगर Bi और H का बॉन्ड ही टूट गया, हाइड्रोजन दे दिया तो एसिड ज्यादा हो गया। अगर एसिड ज्यादा हो गया तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी कम हो गई, तो सेम रिलेशन दोबारा रहेगा। मतलब क्या है कि NH3 तो बेसिक इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना लेगा, बाकी कोई भी हाइड्राइड इस फैमिली का ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए भी बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो जा रहा है, आ नहीं रहा, है ना। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जनरली पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन मींस हाइड्रोजन चला जाए, है ना, लेकिन अगर आएगा तो उसे रिडक्शन बोलेंगे। तो वही बात मैंने बेसिसिटी से देखी। बेसिसिटी लोन पेयर का डोनेट कहां हो रहा है, सिर्फ NH3 पे हो रहा है, और यही कर सकता है। बाकियों का साइज बड़ा है, लोन पेयर स्प्रेड कर रहा है, नहीं जाने देगा, फेंकने ही नहीं देगा उसको, तो इसलिए भी उसका जो साइज है वो ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। लास्ट प्रॉपर्टी मैं इसकी कराने वाला हूं, दैट इज व्हाट, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जनरली बुक में पहले देखने को मिलती है, मैं इसलिए बाद में करा रहा हूं ये, क्योंकि हमारे पास जो ये Bi और H का जो बॉन्ड है, ये जो एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, उसके हम ये बात सीख चुके हैं कि N हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर यहां है, P और इसका बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है, AS और इसका बॉन्ड और भी बड़ा है, Sb और H का बॉन्ड और बड़ा है, Bi और H का बॉन्ड और ज्यादा बड़ा है। अच्छा, इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन देखो मैं कहां पे है, तो N जो है वो यहां, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इसमें कहीं यहां पे होंगे, इसमें कहीं यहां पे होंगे, इसमें शायद बीच में हो सकते हैं, इसमें यहीं सरक रहे हैं पास पास, ठीक है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। दिस इज वीक बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड। अगर ये टूट गया तो हाइड्रोजन इजीली दे देगा। BiH3 था, है ना, अगर ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन की एक यूनिट यहां पे कम हो जाएगी। अगर एक हाइड्रोजन की यूनिट कम हो चुकी है, हाइड्रोजन चला गया है, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन को देना, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या दूसरे को रिड्यूस नहीं करवाएगा? जो दूसरों को रिड्यूस करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेसिकली अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की मैं बात करूं, 6th प्रॉपर्टी कर रहा हूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होने वाला है, लास्ट वाले का, BiH3 का। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन को इजीली दे रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है अपनी, जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है वो दूसरों की रिडक्शन करवा रहा होगा, जो दूसरों की रिडक्शन करवाता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूं, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। PH3, ASH3, SbH3 एंड BiH3। दोस्तों हाइड्राइड्स नाइट्रोजन फैमिली के हम कर चुके हैं, इतनी ही इनकी प्रॉपर्टीज करनी थी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, इनकी रिएक्शंस देख चुके हैं, इनकी फॉर्मेशंस देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन कंप्लीशन में भी दिखेगा, NH3 और PH3 के स्ट्रक्चर कंपैरिजन में मिलेगा, इनके एंगल कंपैरिजन में मिलेगा कि इसका जो एंगल है ना वो ज्यादा होता है,
कहीं 109 107 डिग्री पे होता है। हाँ, पूरा टेट्राहेड्रल जितना नहीं होता 109, है ना, फिर 105 पे चला जाता है, ये 90 पे चला जाता है, इस तरीके से कम होता चला जाता है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच वाले एलिमेंट की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आज के लेक्चर से 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को दोबारा पढ़ना है। साथ के साथ मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जितनी भी आपके पास रील्स या फिर इंस्टा पे रील्स डाली है मैंने, i360 ट्यूटर उसका नाम है चैनल का, आप वहां पे विजिट कीजिए और चेकआउट कीजिए रील्स को। या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाले हैं, उन यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखिए। आपके जो बेसिक्स है, छोटे छोटे बेसिक्स जो हर जगह इक्वल ही लगने ही वाले हैं, उनको आप बार बार देखिए। 30-30 सेकंड की वीडियो है, अच्छे से पढ़ोगे, आपके दिमाग में इजिली फिट हो जाएंगी। अगर दिमाग में ही फिट हो गई तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे उसको इजिली लगा सकते हो। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।